मैंने बताया था साइटोप्लाज्म मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म मेनली कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। एक पार्ट होता है साइटोसोल, एक होती है सेल ऑर्गेनेल्स और एक होता है सेल इंक्लूजन्स। इन तीनों के अलावा सबसे ज्यादा तुम्हारी एनसीईआरटी में किन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है? सेल ऑर्गेनेल्स को। तो सेल ऑर्गेनेल पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें साइटोसोल के बारे में जान लेते हैं। देखो, साइटोसोल क्या चीज है? मतलब सेल का वो हिस्सा जो किससे भरा हुआ होता है? साइटोसोल से। तो ध्यान रखना, साइटोसोल एक तरीके का लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड? ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ट्रांसपेरेंट हम उसे कहते हैं जिसके आर पार हम देख सकें। मतलब साइटोप्लाज्म का ऐसा हिस्सा जिसमें पूरी तरह से क्या भरा हुआ है? लिक्विड, बिल्कुल पानी की तरह, ज्यादा गाढ़ा नहीं, बिल्कुल पानी की तरह पतला लिक्विड जिसको हम आर पार देख सकते हैं। तो कई बार पेपर में पूछा गया व्हाट इज साइटोसोल, तो तुम्हें लिख देना है इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच एग्जिस्ट। जो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है? मतलब जो किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हेडिंग डाल दो कैपिटल ए, साइटोसोल। साइटोसोल, तो मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखाऊंगा, तो ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? लिक्विड, और वो भी कैसा लिक्विड? ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो लिखो साइटोसोल के अंदर द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, द लिक्विड part of cytoplasm, the liquid part of cytoplasm is nearly transparent, is nearly transparent। nearly का मतलब होता है लगभग, मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है लेकिन लगभग ट्रांसपेरेंट होता है। the liquid part of cytoplasm is nearly, the liquid part of cytoplasm is nearly transparent and it is called cytosol, and it is called cytosol, cytosol। इसके दो नाम और हैं, लिख लो। it is also called cytosol और साइटोप्लाज्मिक, बोर्ड पे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और हाइलोप्लाज्म, बोर्ड पे लिखा हुआ है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर है ना सबसे ज्यादा पानी होता है, और पानी मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो उसी से ध्यान रखना हाइलोप्लाज्म। ठीक है, तो 3 नाम हो गए, साइटोसोल, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म। ठीक है, तो ये कुछ नाम होते हैं इसके। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मेनली होती क्या क्या चीजें हैं। साइटोसोल के अंदर मेनली लिक्विड तो होता ही है, लेकिन देखते हैं और क्या क्या होती हैं। तो वो सारी बातें नोट में लिखो, नोट के अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट। तो देखो, वैसे तो साइटोसोल के अंदर मेनली लिक्विड ही होता है, मेनली पानी ही होता है, लेकिन इसके अंदर ऑर्गेनेल भी होती हैं। अभी जो मैं तुम्हें अगला पार्ट पढ़ाने वाला हूं ना, सेल ऑर्गेनेल, वो सेल ऑर्गेनेल साइटोसोल के अंदर ही होती हैं। तो लिखो फर्स्ट पार्ट के अंदर, नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। मतलब 90% तो पानी ही है। इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर एंड वेरियस ऑर्गेनेल, मैंने अभी तुम्हें ऑर्गेनेल नहीं पढ़ाई है। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग वही आने वाला है, ऑर्गेनेल। लेकिन अभी लिखो इट कंटेन्स 90% of water and various organelles, मतलब इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, वेरियस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और जरूरी नहीं सिर्फ यही चीज हो, विटामिन्स, प्रोटीन्स, केमिकल्स, आयंस, एटम्स, ये छोटी मोटी चीजें भी इसी के अंदर होती हैं। तो सेकंड पॉइंट के अंदर लिख लो, नोट के अंदर लिखो सेकंड पॉइंट। मतलब मेनली तो इसमें वाटर होता है और ऑर्गेनेल होती है, लेकिन इसके अंदर आयंस, सोल्ट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीजें भी होती हैं। तो लिखो साइटोसोल ऑल्सो कंटेन आयंस, बोर्ड पे लिखा हुआ है आयंस, ये रहा
ये रहा, साइटोसोल ऑल्सो कंटेन्स आयंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स भी लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, ऑल्सो कंटेन आयंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। देखो ये चीजें होती क्या हैं, उसको छोड़ो कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, आयंस क्या होते हैं, वो भी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएंगी, लेकिन ये ध्यान रखो एक तरीके के कंपोनेंट होते हैं, ये भी इसी के अंदर रहते हैं। भाई विटामिन तो मालूम है, प्रोटीन मालूम है, इसी तरह से ये भी केमिकल्स होते हैं। साइटोसोल ऑल्सो कंटेन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स सच एज, लिख लो सच एज मिनरल्स कॉमा शुगर, मिनरल्स कॉमा शुगर कॉमा एमिनो एसिड, बोर्ड पे लिखा हुआ है एमिनो एसिड, ये रहा एमिनो एसिड कॉमा एंजाइम्स। जरूरी नहीं अभी तुमने सारी चीजें सुनी होंगी, क्योंकि साइंस में अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुमने अभी तक सुनी ही नहीं है, लेकिन नोट करना है बस। एंजाइम्स कॉमा विटामिन, जैसे कि तुमने विटामिन सुने हैं बस, अभी जो मैंने चीजें लिखवाई हैं मिनरल, शुगर, एमिनो एसिड, एंजाइम्स, इनमें से तुमने क्या सुना है, विटामिन, ठीक है, और शायद मिनरल सुने होंगे, विटामिन एटसेट्रा, और भी कई सारी चीजें एटसेट्रा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ये सब चीजें तो होती हैं जो किसी भी सेल के लिए जरूरी होती है, लेकिन ऐसी भी चीजें होती हैं जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, जैसे कि वेस्ट मटेरियल। होता क्या है, कई बार है ना थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वो भी इसी के अंदर पड़ा रहता है। वेस्ट मटेरियल समझते हो, वेस्ट मटेरियल मतलब बेकार का सामान, खराब सामान जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं या फिर वो बेकार हो चुका है, ठीक है, यूज नहीं किया जा सकता, वो सामान भी इसी के अंदर पड़ा रहता है। तो ये बात तुम लिखो थर्ड पॉइंट के अंदर, लिखो द साइटोसोल कंटेन्स वेस्ट मटेरियल ऑल्सो, द साइटोसोल कंटेन वेस्ट मटेरियल, द साइटोसोल कंटेन वेस्ट मटेरियल ऑल्सो। तो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी होता है, ऑल्सो कंटेन, सॉरी ऑल्सो कंटेन वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। देखो ऑल्सो को चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगी बारी ऑर्गेनेल्स की, अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। तो ध्यान रखना, तुम्हें मालूम है ना, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। सेल की वजह से ही हर टिश्यू अपना काम करता है, सेल की वजह से ही ऑर्गन काम करते हैं, सेल की वजह से ही पूरी बॉडी का फंक्शन काम करता है, सेल की वजह से ही बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी के फंक्शंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, सेल की वजह से, क्योंकि सेल के अंदर एक्टिविटीज होती रहती हैं, सेल के अंदर लगातार क्या होती रहती है, केमिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, और वो केमिकल एक्टिविटीज तभी होती हैं जब सेल के अंदर क्या बनी भी होती हैं, ऑर्गेनेल्स। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल ऑर्गेनेल की वजह से ही सेल की सारी एक्टिविटीज होती है, मतलब बॉडी एक्टिविटी तभी करेगी जब सेल काम करेगा, और सेल तभी काम करेगा जब सेल के अंदर की ऑर्गेनेल्स काम करेंगी, ठीक है। भाई हमारे अंदर हमारा ऑर्गन काम करता है जैसे कि लीवर, हमारे अंदर हमारा ऑर्गन काम करता है जैसे कि हार्ट, हमारे अंदर हमारे ऑर्गन काम करते हैं जैसे कि लंग्स, हमारे अंदर हमारे ऑर्गन काम करते हैं जैसे कि किडनी। अगर इन ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया तो हमारी बॉडी भी वर्क करना बंद कर देगी। बिल्कुल वैसे ही सेल की कहानी है, सेल भी तभी काम करता है जब सेल के अंदर की ऑर्गेनेल्स काम करती हैं। तो सेल के ऑर्गन क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनेल्स। तो ध्यान रखना, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज करनी है, जितने भी फंक्शंस करने सेल के अंदर, तो वो सारे फंक्शन किसकी हेल्प से किए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स की हेल्प से। तो कई बार एक नंबर में पूछा गया है सेल कैसे फंक्शन करता है, सेल के अंदर की जो एक्टिविटीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, तो तुम्हें एक नंबर में आंसर देना है सेल ऑर्गेनेल। सेल के अंदर की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं या सेल का जितना भी फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से। अगर सेल ऑर्गेनेल्स को खत्म कर दिया जाए तो सेल खत्म हो जाएगा। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल सेल के अंदर पाई जाती हैं।
प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर। तो ऑर्गेनेल तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हेडिंग डाल दो। ये मैंने कराया था कैपिटल ए साइटोसोल, अब हम करेंगे कैपिटल बी सेल ऑर्गेनेल्स। तो पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात पहले से ही बताऊंगा कि सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, आखिर ये क्या चीज है। तुम्हें ये तो बात पता चल गई होगी, ये जो भी चीज है सेल के लिए तो बड़ी जरूरी है। अब ये भी मैंने बताया था, सेल तभी काम करेगा, सेल तभी अपनी केमिकल एक्टिविटीज करेगा, एक सेल तभी अपने फंक्शन करेगा जब उसके अंदर क्या काम करेंगी, ऑर्गेनेल। अगर ऑर्गेनेल खराब, सेल खराब, सेल खराब, पूरी बॉडी खराब, है ना। तो सेल ऑर्गेनेल की वजह से किसी भी सेल की क्या हो पाती है, केमिकल एक्टिविटीज। केमिकल एक्टिविटीज तभी पॉसिबल है जब सेल ऑर्गेनेल ठीक तरह से काम करेंगी। और दूसरी चीज, सेल ऑर्गेनेल को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। कई बार एक नंबर में ये भी आया है, सेल के अंदर के अगर हमें कंटेंट देखने से, तो सेल कितना छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है, और उसके अंदर के कंपोनेंट कैसे देखेंगे, खुद ही सोचो। जो सेल हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, उस सेल के अंदर की चीजें हम कैसे देखेंगे, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए जो माइक्रोस्कोप बनाया गया है, या इसके लिए जो माइक्रोस्कोप होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कई बार एक नंबर में आया है, उस माइक्रोस्कोप का नाम बताइए जिसकी सहायता से हम सेल के अंदर के कंटेंट को देख पाते हैं, जिसकी हेल्प से हम सेल ऑर्गेनेल्स को देख पाते हैं, जिसकी हेल्प से हम सेल के अंदर की चीजों को देख पाते हैं। तो वो कौन सा माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो पहले तो मैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में कुछ बातें लिखवाऊंगा कि जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से होती हैं। तो ये बातें तुम्हें किस में लिखनी है, नोट में। तो लिखो नोट के अंदर स्मॉल ए पॉइंट लिखो, मैनी केमिकल एक्टिविटीज, मतलब जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। मैंने फिर भी शब्द क्या लगाया, मैनी, मतलब बहुत सारी। मैनी केमिकल एक्टिविटीज, मैनी केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट, मैनी केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट their structure and function, to support their structure and function of the cell। मतलब सेल का फंक्शन तभी हो पाएगा, सेल का स्ट्रक्चर तभी बन पाएगा जब उनके अंदर क्या चलेंगी, केमिकल एक्टिविटीज। और वो केमिकल एक्टिविटीज किसकी वजह से चलती है, ऑर्गेनेल की वजह से। मैनी केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विल बी पॉसिबल बाय, to support their structure and function of cell, to support their structure and function of the cell, to support their structure and function of the cell will be possible by, will be possible by, मतलब ये सारी एक्टिविटीज तभी पॉसिबल हो सकती है किसकी सहायता से, सेल ऑर्गेनेल की सहायता से। लिख लो, will be possible by, will be possible by cell organelle, will be possible by cell organelle। ठीक है, दूसरी चीज तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था जब मैंने डिफरेंस लिखवाया था यूकैरियोटिक का और प्रोकैरियोटिक का, तो ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक के अंदर तो सेल ऑर्गेनेल होती ही नहीं है। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, उनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होती। जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, तो उनके अंदर जब सेल ऑर्गेनेल ही नहीं होती, तो बताओ सेल ऑर्गेनेल किसका फीचर है, यूकैरियोटिक का या प्रोकैरियोटिक का? सेल ऑर्गेनेल किसकी विशेषता है, यूकैरियोटिक की या प्रोकैरियोटिक की? तो देखो प्रोकैरियोटिक में तो सेल ऑर्गेनेल होती ही नहीं है, तो ध्यान रखना ये वाला फीचर किसमें पाया जाता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में। कई बार एक नंबर में आया है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल का फीचर कौन से सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में या प्रोकैरियोटिक में? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए यूकैरियोटिक। तो इस बात के लिए बी पॉइंट लिखो, लिखो इट इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक,
ये किसका फीचर है? यूकैरियोटिक का। मतलब सेल ऑर्गेनेल किस में आती है? यूकैरियोटिक में। इट इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक, इट इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक। लिखो नॉट प्रोकैरियोटिक, नॉट प्रोकैरियोटिक, मतलब ये यूकैरियोटिक का फीचर है ना कि प्रोकैरियोटिक का। इट इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक, नॉट प्रोकैरियोटिक। और दूसरी चीज, इन सेल ऑर्गेनेल को सिर्फ और सिर्फ किस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे तुम कुछ भी, क्योंकि तुम्हें सेल ही दिखाई नहीं देगा। तो ये थोड़ा हाईली होता है, हाईली एडवांस्ड होता है ये माइक्रोस्कोप। मैं इसके बारे में ज्यादा क्यों बताऊं? क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ रहे। लेकिन मैं इतना बता देता हूं, एडवांस टेक्नोलॉजी पर बना हुआ माइक्रोस्कोप होता है और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ज्यादा महंगा होता है। भाई महंगा तो हो गई। लिखो सी पॉइंट, दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर विजिबल। बोर्ड पे लिखा हुआ है दीज, ये वाला THESE। These cell organelles are visible। visible का मतलब होता है देखना। मतलब हम इन सेल ऑर्गेनेल को सिर्फ किसकी हेल्प से देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। These cell organelles are visible only when, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है विजिबल। These cell organelles are visible only by an electron microscope, only by an electron microscope। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तभी हम देख पाएंगे इन सेल ऑर्गेनेल को। अब क्वेश्चन है, आखिर सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल होती हैं? क्वेश्चन ये है। तो पहले तो मैं तुम्हें लिस्ट लिखवाऊंगा उन सेल ऑर्गेनेल की जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और उनके फंक्शंस। ये देखो कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल होती हैं और वो क्या काम करती हैं, ये तुम्हारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले तो फटाफट से हम कुछ सेल ऑर्गेनेल के नाम लिख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखो, एक सब हेडिंग बना दो, डॉट बना के लिखो, सम इंपोर्टेंट। देखो मैंने IMP लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है। सम इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। तो लिखो कैपिटल A। सबसे पहली होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER। ये दो तरह की होती हैं। मैं खैर अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखो एंडोप्लाज्मिक दो तरह की होती है, SER और RER। अभी मत लिखो कुछ भी, बस इतना लिख लो ER, ठीक है? बाद में जब पढ़ेंगे तब समझ में आएंगी बातें। लिखो कैपिटल B। अगली सेल ऑर्गेनेल लिखो, अगली है हमारी गोल्जी एपार्टस। तो कुछ स्पेलिंगों का ध्यान रखना, काफी अजीब अजीब स्पेलिंग भी आएगी। देखो इसको हम पढ़ते हैं गोल्जी, मैं तो गोल्जी पढ़ता हूं। अगर तुम इसे पढ़ना चाहो गोल गई तो गोल गई भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से गोल्जी पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, गोल्जी एपार्टस। अगला देखते हैं कैपिटल C। अगली ऑर्गेनेल है हमारी लाइजोसोम्स। लिखो कैपिटल D। माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत 10th क्लास में भी मिलेगा दोबारा से। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसको इस्तेमाल करने को मिलेगा। हालांकि मैं वहां पे फिर से रिवाइज कराता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना इसका। लिखो कैपिटल E है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड है, प्लास्टिक मत कर देना कभी, प्लास्टिक कर दो, प्लास्टिड D है ये। और F लिखो, लास्ट है वैक्यूल्स। स्पेलिंग का ध्यान रखना वैक्यूल की, अक्सर बच्चे ओ भूल जाते हैं, तो स्पेलिंग है इसकी वैक्यूल। तो देखो हमारी 6 ऑर्गेनेल है और 6 की 6 इंपॉर्टेंट है।
और ध्यान रखना 6 की 6 ऑर्गेनेल पर अब तक क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, कभी किसी ऑर्गेनेल पर आता है तो कभी किसी ऑर्गेनेल पर आता है, और सारी ऑर्गेनेल बड़ी मजेदार है क्योंकि इनके फंक्शंस बड़े अच्छे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये लगा लो इस चैप्टर का 20% हिस्सा बचा है और 80% खत्म हो गया। अब तो बस ऑर्गेनेल एक्सप्लेन करनी है और चैप्टर खत्म। तो एक बार हमने सारी ऑर्गेनेल लिख ली, अब हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो बढ़िया रहेगा कि यदि तुम कैपिटल ए दोबारा से डालो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि अब हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात तो मैं इसके बारे में बताता हूं। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कई तरह से होता है। ये गोल भी पाई जाती है, पूरे सेल के अंदर गोल होती है, सर्कुलर, ठीक है। कभी कभी ट्यूब जैसी भी होती है, ट्यूब मतलब लंबी लंबी शेप। इसको ये भी बोला जाता है रोड शेप्ड, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है? रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। और कभी कभी इसका स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर सा भी होता है, रफली। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही रेक्टेंगल है, बोर्ड पे देखो रेक्टेंगल में मानता हूं ऐसा होता है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा बिल्कुल रेक्टेंगुलर है, लेकिन लगभग देखो, लगभग तो रेक्टेंगुलर है ना, लगभग लगभग। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ओब्लोंग। ओब्लोंग का मतलब साइंस में बोलेंगे ओब्लोंग, ओब्लोंग का मतलब होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जितनी भी शेप होती है मैंने लिखवा दी। गोल भी होती है, रोड शेप भी होती है लंबी, और ओब्लोंग भी होती है। तो सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो, पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिखा रहा हूं कि ये दिखने में कैसी होती है, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो एक काम करो, पॉइंट वाइज लिखना। लिखो नंबर 1। नंबर 1 में मैं तुम्हें इसके बारे में लिखवाऊंगा डेफिनेशन। तो लिखो डेफिनेशन, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। भाई सेल ऑर्गेनेल ही तो है ये, और क्या चीज है? सेल ऑर्गेनेल ही पढ़ रहे हैं। तो लिखो, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल विच कंसिस्ट मेम्ब्रेन। इसके चारों ओर भी मेम्ब्रेन होती है, तो लिख लो विच कंसिस्ट मेम्ब्रेन। बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब एक तरीके से कहीं पे भी आना लेयर, मेम्ब्रेन मतलब लेयर, एक नेटवर्क। इट इज अ सेल ऑर्गेनेल विच कंसिस्ट मेम्ब्रेन। लिखो, इट लुक्स लाइक। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं कैसा दिखता है। तो लिखो, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब। एक लंबी ट्यूब की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब और राउंड, राउंड मतलब गोल। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब मतलब लंबी, बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्यूब। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब और राउंड या फिर गोल, ठीक है। लिखो और ओब्लोंग। ओब्लोंग देखो ये रहा, ऐसा लिखा हुआ है ओब्लोंग। ओब्लोंग मतलब रेक्टेंगुलर। ध्यान रखना, ओब्लोंग का मतलब होता है रेक्टेंगुलर, लेकिन तुम्हें रेक्टेंगुलर नहीं लिखना है, लिखना तुम्हें यही शब्द है, ओब्लोंग। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब, राउंड और ओब्लोंग बैक्स। ओब्लोंग बैक्स मतलब रेक्टेंगुलर थैले, बैक का तो मतलब तुम्हें मालूम है ना, थैला या थैली, ठीक है। ओब्लोंग बैक्स। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर। बताओ सेल के बाहर कौन सी लेयर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो लिख लो, वैसा कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मालूम है किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से ही बनी हुई होती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किससे बनी हुई होती है? लाइपिड से, जिससे क्या बनी हुई होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखो कई बार पेपर में पूछा गया है कि एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह क्यों होता है। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किससे बनी हुई होती थी? प्रोटीन से और लाइपिड से। वही बात यहां पर भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन दोनों से ही मिलकर बनती है, प्रोटीन और लाइपिड से। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। तो लिख लो इसी के अंदर डेफिनेशन में लिखो, लिखो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
membrane, the endoplasmic reticulum membrane is similar to, मतलब ये किसकी तरह होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह. The endoplasmic reticulum membrane is similar to plasma membrane, is similar to plasma membrane in structure. मतलब स्ट्रक्चर के मामले में वैसे इसका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर के मामले में ये किससे मिलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर एक जैसा है, बाकी सब कुछ अलग है, फंक्शन भी अलग है. अभी मैं लिखाऊंगा फंक्शन है क्या, लेकिन पहले लिख लो सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन स्ट्रक्चर. ठीक है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया है खत्म, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में हमने सिर्फ इसकी क्या लिखी है? डेफिनेशन. अब लिखो सेकंड पॉइंट. तो सेकंड पॉइंट में अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स. तो लिखो सेकंड पॉइंट में टाइप्स ऑफ ईआर. शॉर्ट में तुम भी लिख सकते हो ईआर, जरूरी नहीं है बड़ा बड़ा लिखो हर बार ईआर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में लिख दो ईआर. तो ध्यान रखना दो तरह की ईआर होती है, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ. स्मूथ ईआर, रफ ईआर, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं RER और इसको बोलते हैं शॉर्ट में SER. अब क्वेश्चन ये है, देखो स्मूथ पर तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, रफ वाली पे क्वेश्चन अब तक कई बार आ चुका है कि रफ को रफ बोला क्यों जाता है. बताओ रफ का मतलब क्या होता है? यहां पर रफ का मतलब ये नहीं रफ काम हुआ हुआ है, रफ का मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. पहले मैं रफ के बारे में बताता हूं, क्योंकि कई बार 1 नंबर में आ चुका है, 2 नंबर में आ चुका है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं और किसकी वजह से ये रफ होती है. तो देखो पता है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये वाली रफ वाली, इसके चारों ओर है ना क्या फैले हुए होते हैं? कुछ पार्टिकल से फैले हुए होते हैं इसके चारों ओर, इसके ऊपर भी चढ़े हुए होते हैं इस तरह से. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं ना रफ वाली के आसपास, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं. इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है राइबोसोम्स. क्या बोला जाता है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को? राइबोसोम्स. राइबोसोम्स की वजह से हम इस वाली रेटिकुलम को अच्छी तरह से देख नहीं पाते. राइबोसोम्स ने इसको अच्छे से घेर रखा होता है. तो बताओ क्या ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी. इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? रफ. रफ का मतलब है एग्जैक्टली दिखाई नहीं देती, रफली दिखाई देती है थोड़ी बहुत. रफ का मतलब है हल्की फुल्की दिखाई देती है, क्योंकि इसके चारों कौन से पार्टिकल चिपके हुए होते हैं? राइबोसोम्स. कई बार पेपर में आया है राइबोसोम का काम बताओ, राइबोसोम्स इसके चारों चिपक के करते क्या है? तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम, राइबोसोम्स इसके चारों चिपक कर इसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? प्रोटीन. क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना. ध्यान रखना प्रोटीन बनाने के लिए और भी कई ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन बनाती हैं, लेकिन फिलहाल ध्यान रखो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो प्रोटीन देता ही देता है, साथ ही साथ पूरे सेल को प्रोटीन देता है. ठीक है. तो चारों राइबोसोम्स की वजह से हम इस रेटिकुलम को अच्छे से देख ही नहीं पाते हैं, और जब हम अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, एग्जैक्टली इसका फिगर देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया? रफ. समझ में आ गया कि इसको रफ क्यों कहते हैं. स्मूथ की बात करते हैं हम. स्मूथ सिंपल है, स्मूथ के चारों ओर कोई पार्टिकल नहीं होता, स्मूथ के चारों ओर कोई पार्टिकल नहीं होता और इसको हम अच्छे से देख सकते हैं. इसके चारों ओर कोई राइबोसोम्स नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, इसलिए इसको बोला जाता है स्मूथ. खैर क्वेश्चन स्मूथ पर नहीं आता है, काम दोनों का सेम है, बस स्ट्रक्चर का फर्क है. स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं और इसके चारों ओर कोई राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए इसका नाम है स्मूथ और इसका नाम है रफ. ठीक है, बस इतना सा फर्क है. उम्मीद है तुम्हें स्मूथ और रफ के और डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और रफ को रफ कहते क्यों है ये भी बात पता चल गई होगी. अब जरा एक एक करके पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ER. तो पहले तो ब्रैकेट में लिख दो SER RER, मतलब मैं दोनों तरह की रेटिकुलम तुम्हें पढ़ाऊंगा, रफ वाली भी पढ़ाऊंगा और स्मूथ वाली भी पढ़ाऊंगा, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा आसान है. विशेष सूचना,
यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना, मतलब लिखेंगे थोड़ा सा। अभी तो मैंने समझाया था, समझ में आ गया ना। रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों ओर क्या चिपके हुए होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की वजह से माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पूरी तरह से दिखाई नहीं देती है। इसलिए इस रेटिकुलम को क्या बोल दिया गया? रफ। ये तो रफ है बिल्कुल, इसमें अच्छे से नहीं दिख रही है, रफ। ठीक है, उस हिसाब से तो लिखो पहले नंबर स्मॉल ए करके। पहले मैं चलो आर ई आर ही पढ़ा देता हूं, तो लिखो आर ई आर, शॉर्ट में लिखना आर ई आर, कौन इतना बड़ा बड़ा लिखे, लेकिन ध्यान रहनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म, ध्यान रहेगी। तो लिखो लिखो आर ई आर लुक्स रफ, आर ई आर लुक्स रफ, मतलब ये कैसी दिखाई देती है? रफ दिखाई देती है। आर ई आर लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसको देखते हैं तो ये कैसी दिखाई देती है? रफ। आर ई आर लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स, बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स, क्योंकि इसके पास कौन से पार्टिकल्स होते हैं? राइबोसोम्स के पार्टिकल्स होते हैं। लिखो बिकॉज it has particles which are called ribosomes, which are called ribosomes attached, attached का मतलब होता है चिपके हुए होना, which are called ribosomes attached to its surface, इसके सरफेस से चिपके हुए होते हैं, attached to its surface, अटैच्ड टू इट्स सरफेस, तो इसके सरफेस से चिपके हुए होते हैं। सिर्फ इसी वजह से हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी दिखाई देती है? रफ। ठीक है, अब जब राइबोसोम्स की बात हुई है तो थोड़ी सी बातें राइबोसोम्स की कर लेते हैं। तो लिखो नोट के अंदर, नोट के अंदर लिखो एक पॉइंट, लिखो राइबोसोम्स। ध्यान रखना राइबोसोम्स है ना हर एक सेल में होते हैं, लेकिन किसके आसपास चिपके हुए होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास। तो लिखो राइबोसोम्स प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। एक्टिव की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है एक्टिव, ये रहा। राइबोसोम्स प्रेजेंट, राइबोसोम्स की स्पेलिंग भी लिख देता हूं, कभी ना लिख पाओ, वैसे खुद से लिखो तो ज्यादा अच्छा है। लिखा हुआ है बोर्ड पे, राइबोसोम्स प्रेजेंट in all active cells and they manufacture protein। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? ये प्रोटीन, प्रोटीन बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर प्रोटीन बनाया जाता है राइबोसोम्स के अंदर। तो लिखो दे मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर की स्पेलिंग लिख लेना, बोर्ड पे लिख देता हूं, दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन एंड एंजाइम्स, और ये बॉडी के अंदर एंजाइम्स भी बनाते हैं। सेल के अंदर एंजाइम्स क्या होते हैं मैं बता दूंगा, लेकिन पहले लिख लो दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ध्यान रखना बहुत सारे एंजाइम्स हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, सेल में होते हैं, टिश्यू में होते हैं, ऑर्गन के अंदर होते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं, और इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। पता है जब हम खाना लेते हैं तो खाने को डाइजेस्ट करने में एंजाइम मदद करते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन को तेज करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को आसान करने के लिए एंजाइम्स का काम होता है। अभी मैं तुम्हें एंजाइम्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं बता सकता, लेकिन 10th क्लास में भरपूर मात्रा में एंजाइम्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं ज्यादा बातें बोलूंगा तो उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इतनी बातें ध्यान रखो बस कि सेल के अंदर एंजाइम्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंजाइम्स की वजह से कुछ रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती हैं। अगर एंजाइम्स ना मिले तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, अगर एंजाइम्स ना मिले तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, अगर एंजाइम्स ना मिले तो बहुत कुछ काम रुक जाएंगे बॉडी के अंदर। अब अगली बारी आ गई SER की, तो लिखो
SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ध्यान रखना इसका भी अपना काम होता है। बताओ, जो रफ वाली थी उसके चारों ओर राइबोसोम्स चिपके हुए थे, वो राइबोसोम्स क्या बना रहे थे? प्रोटीन। लेकिन स्मूथ का भी अपना काम है। स्मूथ क्या करती है? ये फैट बनाती है, बॉडी के अंदर क्या बनाती है? फैट। अब तुम सोच रहे होंगे फैट बनाना कौन सा काम है? ये तो नुकसान है भाई, काम तो काम है। इसकी वजह से फैट बनता है तो इसका लिए थोड़ी ना हम पढ़ेंगे नहीं। फैट मॉलिक्यूल्स बनते हैं बॉडी के अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज और बनती है, मैंने बताया था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है? लाइपिड से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है? लाइपिड से। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर प्रोटीन और लाइपिड से बनती है। वही काम एसईआर का है, लेकिन फर्क इतना है ये लाइपिड बनाता है, बनती नहीं है। स्मूथ का काम होता है लाइपिड बनाना, इसलिए इसके अंदर भी लाइपिड होता है, उसके अंदर भी देखो लाइपिड बोलो या लिपिड बोलो एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती है। बढ़िया रहेगा स्पेलिंग सही हो बस, ठीक है। तो लिपिड बोलो या लाइपिड बोलो एक ही बात है, मेरे को आदत है लाइपिड बोलने की, ठीक है। लिपिड भी बोल सकते हैं वैसे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड होता है और इसके अंदर भी लिपिड होता है, मतलब लाइपिड, ठीक है। तो एसईआर के लिए लिखो द SER helps in manufacture fat molecule. The SER helps in manufacture की स्पेलिंग अभी मैंने लिखवाई थी तो तुम्हें पता होनी चाहिए। The SER helps in manufacture, किसमें हेल्प करता है ये? फैट बनाने में। तो लिखो The SER helps in manufacture of fat molecules, manufacture of फैट मॉलिक्यूल्स और लाइपिड बनाने में भी ये मदद करता है। मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लाइपिड्स, जो कि किसी भी सेल के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और लाइपिड्स। तो ध्यान रखना, अगर सेल को सही तरह से काम करवाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन पहुंचाना है, तो वो प्रोटीन भी यही करता है, ठीक है। तो इसी के अंदर लिखो सम प्रोटीन एंड लाइपिड। देखो बोर्ड पे एसईआर ही है, लाइपिड बना रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहर क्या चिपके हुए थे? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या बना रहे थे? प्रोटीन। देखो स्मूथ वाली ने लाइपिड बना दिया, ठीक है, रफ वाली ने प्रोटीन बना दिया। इन दोनों ने किसको हेल्प करी? इन दोनों ने हेल्प करी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर तभी तैयार होगी जब उसको क्या मिलेगा? प्रोटीन। तुम्हें याद है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? लाइपिड से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का असली काम, ध्यान से सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का असली काम कौन कर रहे हैं? ये दोनों रेटिक्यूलम कर रही हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तभी बन पाएगी जब उसको प्रोटीन मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तभी बन पाएगी जब उसको लाइपिड बनेगा, और ये दोनों चीजें इसको किससे मिलती है? रेटिक्यूलम से। जब ये दोनों मिलकर उसको ये चीजें दे देती हैं, तब लेयर तैयार बनती है। तब क्या तैयार हो जाती है? मेम्ब्रेन। तब जाके एक सेल की क्या तैयार होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्रोसेस कहलाता है मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। याद रहेगी स्पेलिंग, कोई बात नहीं, अभी मैं लिखवाऊंगा। देखो अब मैं मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस की स्पेलिंग वो लिखवाने वाला हूं, डेफिनेशन ध्यान से सुनो। जब दोनों रेटिक्यूलम प्रोटीन और लाइपिड किसको देती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसे बनाने के लिए, वर्ड आना चाहिए बनाना, बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। बायोगेनेसिस का मतलब होता है जो बनाया जा रहा है, बायोगेनेसिस मतलब नई चीज को जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अंदर चल रहा है ये काम लगातार। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस, ठीक है। तो एक काम करो, ये बात नोट में लिख लो, जो भी मैं लिखवा रहा था ना लाइन, सम ऑफ दीज प्रोटीन वाली, वो लाइन काट दो, वो बात नोट में लिख लो, है ना। तो लिखो, तो मतलब जो प्रोटीन और जो लाइपिड यहां पर बना है वो किसको बनाता है? मेम्ब्रेन को बनाता है, इसलिए प्रोसेस क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस, ठीक है। तो लिखो सम प्रोटीन
सम प्रोटीन्स एंड लाइपिड्स मतलब थोड़ा बहुत प्रोटीन और थोड़ा बहुत लाइपिड किसको बनाता है? प्लाज्मा में। ऐसा नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने जितना भी प्रोटीन बनाया था, जितना भी लाइपिड बनाया था, सारा इसी को ही दे दिया? नहीं भाई, सेल के दूसरे कामों को भी जरूरत पड़ती है। अभी देखना अगली ऑर्गेनल आएगी, बचा हुआ प्रोटीन, ध्यान रखना, सारा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं देती, बचा हुआ प्रोटीन ये सेव करके रखती है। और किसके पास सेव करके रखा जाता है? गोल्जी के पास। अगली ऑर्गेनल आने वाली है, ये कहती है कितना यूज कर लिया प्रोटीन, हो गया, ठीक है, बच गया है कुछ, ये कहती है हाँ बच गया है, तो कहता है चल ला मेरे पास रख दे, मैं रख लेती हूँ। गोल्जी के अंदर बचा हुआ प्रोटीन रखा जाता है, ध्यान से सुनो, गोल्जी के अंदर बचा हुआ प्रोटीन रखा जाता है। पेपर में 1 नंबर में आता है कि बचा हुआ प्रोटीन कौन सी ऑर्गेनल रखती है, तो बचा हुआ प्रोटीन रखती है गोल्जी। गोल्जी के अंदर सेव करके रखा जाता है। जब सेल को जरूरत पड़ती है प्रोटीन की तो वो वहां से प्रोटीन निकाल लेती है, ठीक है, और जब सेल को बचा मिलता है तो ये वापस गोल्जी में रखवा देती है। तो गोल्जी एक तरीके से थैली है, मतलब ये लगा लो एक तिजोरी, उस तिजोरी में प्रोटीन छुपा के रख दिया, जब तुम्हें खर्च करना है निकालो उड़ा दो, ठीक है। तो लिखो सम ऑफ दीज सॉरी मैंने लिखाया था सम प्रोटीन्स एंड लाइपिड्स, सम प्रोटीन्स एंड लाइपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। किस में हेल्प करता है? बिल्ड करने में, बिल्ड मतलब बनाने में। सम प्रोटीन्स एंड लाइपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द, बोर्ड पे लिखा हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब बनाना, हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस is called membrane biogenesis. This process is called membrane biogenesis. तो ये प्रोसेस कहलाता है मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। बोर्ड पे लिख देता हूं, मेम्ब्रेन की तो तुम लिख ही लोगे, बायोगेनेसिस की लिख देता हूं। तो कई बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान से सुनो, प्लाज्मा, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, जितने भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ सब आज आ चुके होते हैं पेपरों में, टेस्ट वगैरह में मिलते रहते हैं, ध्यान से सुनोगे तो टेस्ट में कर पाओगे। ध्यान से सुनो, देखो कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस प्रोटीन से बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस लाइपिड से बनती है, उसको ये प्रोटीन, उसको ये लाइपिड किस ऑर्गेनेल से मिलता है? तो तुम्हें जवाब देना है उसको ये प्रोटीन किस ऑर्गेनेल से मिलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। किसी एक का नाम मत बताना, रफ वाली है स्मूथ वाली, भाई दोनों से ही तो मिल रहा है, रफ वाली से प्रोटीन मिल रहा है, स्मूथ वाली से क्या मिल रहा है? लाइपिड मिल रहा है, ठीक है। तो किससे मिलता है उसको? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। बात समझ में आ गई? तो जरूरी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो प्रोटीन ही बनाती है, लाइपिड ही बनाती है। मैंने बताया था ना, ये बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स भी बनाती है। हॉर्मोन समझते हो? तुमने देखा होगा जब हम ग्रोथ करते हैं, खास करके लड़के और लड़कियां, जब वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं तो स्किन क्या होने लगती है? ऑयली होने लगती है, लड़कों के दाढ़ी आने लगती है, ठीक है। तो लड़कियों के अंदर भी चेंजेस होते हैं, लड़कों के अंदर भी चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स तैयार हो गए हैं, हॉर्मोन्सों का असर होता है ये। तो ये हार्मोन भी कौन बनाता है? ये हार्मोन्स भी बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लड़कों के चेहरों पर अक्सर दाने भी निकल आते हैं, लड़कियों के चेहरे पर भी हो जाते हैं, ठीक है, लड़कों की दाढ़ियां निकल आती हैं, तो ये हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। तो ये बात भी तुम नोट के 2nd पॉइंट में लिख लो, 2nd पॉइंट चल रहा है, लिखो लिखो सम हार्मोन्स, ये होती है इसकी स्पेलिंग, मैं हार्मोन पढ़ता हूं लेकिन पढ़ते इसको हार्मोन से, HA है ये, ठीक है। सम हार्मोन्स ऑल्सो, सम हार्मोन्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ER, सम हार्मोन्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ER, सम हार्मोन्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ER। तो देखो जरूरी नहीं है कि एंजाइम्स बनाया जाए, जरूरी नहीं है प्रोटीन बनाया जाए, जरूरी नहीं है लाइपिड बनाया जाए, हार्मोन भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्मूथ का एक काम और होता है, रफ वाली का तो बता दिए, स्मूथ का एक काम और होता है, जितना भी पॉइजन बच जाता है ना,
भाई सेल के अंदर कुछ जहरीले पदार्थ भी होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक मतलब जहरीले, जो सेल के लिए नुकसानदायक होते हैं और बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो उनको भी खत्म करने का काम, उनको भी डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करती है? स्मूथ ऑर्गेनेल करती है। तो लिख लो, ये बात लिखो थर्ड पॉइंट में लिखो। तो कई बार एक नंबर में पूछा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एसईआर का, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बताओ जो ड्रग्स को, पॉइजन को खत्म करती है। तो तुम्हें स्मूथ बतानी है, रफ बतानी है? तुम्हें बतानी है स्मूथ। तो लिखो, एसईआर प्ले अ क्रूशियल रोल, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम। लिखो, एसईआर प्ले अ क्रूशियल रोल इन लीवर सेल्स, जो लीवर के अंदर सेल होते हैं ना, वहां पर होती है ये, और वहां पर ये काम करती है। SER प्ले अ क्रूशियल रोल, SER plays a crucial role in liver cells of animals, in liver cells of animals। तो वो रोल है क्या, वो काम क्या है, वो लिखो। लिखो इसी के अंदर, इन एनिमल्स, लीवर सेल्स ऑफ एनिमल्स, फुल स्टॉप लगा दो। अब लिखो, SER डिटॉक्सिफाइंग, डिटॉक्सिफाइंग का मतलब होता है प्योर करना, डिटॉक्सिफाइंग का मतलब होता है जहरीले पदार्थों को मार देना, खत्म कर देना, ठीक है। लिखो, SER डिटॉक्सिफाइंग, स्पेलिंग लिखी हुई है बोर्ड पे डिटॉक्सी की, SER डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। पॉइजन तो तुम समझते हो जहर वगैरह, और ड्रग्स मतलब नशीले पदार्थ या जो भी नुकसानदायक चीजें हैं लीवर के अंदर, उन सब चीजों को खत्म करने का काम भी कौन सी ऑर्गेनेल करती है? स्मूथ वाली, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब उम्मीद है तुम्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के बारे में काफी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बढ़िया है। तो अभी तो हमने सिर्फ एक ऑर्गेनेल पढ़ी है, और भी कई सारी ऑर्गेनेल है जिनके भी कमाल कमाल के फंक्शंस हैं।